हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। तो हम कर रहे थे हमारी केस स्टडीज़ पे डिस्कशन, और अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला है प्लानिंग की केस स्टडीज़ में, प्लानिंग की केस स्टडी से रिलेटेड, जिस पे हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्लान्स से रिलेटेड जो केस स्टडीज़ थी वो हमने डिस्कस की थी। सो आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुँचे सबसे पहले। और मेरे चैनल के वीडियोस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ पर ही, और हमारा आज का जो चैप्टर है, हमने प्लानिंग की केस स्टडीज़ पूरी फिनिश कर ली है। ठीक है, हमने उस पर डिस्कशन ओवर हो गया है हमारा। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडीज़ पे। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होगा पार्ट ए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि प्लानिंग क्या ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। एंड जो थर्ड पार्ट होगा उसको मैंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था वो, एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो 2 कंसेप्ट हमने पढ़े थे, सी पार्ट मैं उसके लिए रख रही हूँ। उससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ होंगी हम सी पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट ए, केस स्टडीज़ ऑन ऑर्गेनाइजिंग, जो कि है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अलायंस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज़ टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स अ डे। एक दिन में कितनी बकेट्स मैन्युफैक्चर करनी है? 100 बकेट्स। टू अचीव दिस द एफर्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरलिंक्ड। हर डिपार्टमेंट के एफर्ट को इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, और हमें ये भी बताया है कि हर डिपार्टमेंट का जो एफर्ट है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज़ एस्टैब्लिश अमॉन्ग वेरियस जॉब पोजीशंस। और यहाँ पे क्या हुआ है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप होता है वो भी जॉब पोजीशंस में एस्टैब्लिश्ड है। द क्लैरिटी ऑन हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम, ये भी क्लियर है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। तो दोस्तों, जहाँ पर हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का पता चलता है, जहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स होती है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन। तो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, वो मैनेजरियल फंक्शन जिससे हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का ऑर्गेनाइजेशन में पता चलता है, जॉब पोजीशंस के बीच में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है उनका हमें पता चलता है, वो कौन सा फंक्शन होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन। और अभी हमने हाल ही में इसके नोट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि वहाँ पर क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम वेरियस वेज में ऑर्गेनाइज करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जॉब पोजीशंस के बीच में है, एंड क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वर्किंग रिलेशंस हैं वो भी बहुत क्लियर है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। इशिता वर्क्स एज अ कॉरपोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर इन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। सो ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। कॉरपोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर यानी कि जो बिग कंपनीज़ होती है, बिग कॉरपोरेट्स होते हैं, उनके जो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं
उनके जो अलग अलग टाइप के बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसको ये कोऑर्डिनेट करती है इशिता। शी हैज़ बीन मेड एन ऑफिशियल इन चार्ज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन फॉर वन ऑफ हर क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो कंपनी है, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का जो एक क्लाइंट है, उसके लिए इशिता को इंचार्ज बनाया गया है। उसके लिए इशिता को इंचार्ज बनाया गया है कि वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करे। फॉर इंश्योरिंग दैट द एग्जीबिशन टेक्स प्लेस सक्सेसफुली, ये इंश्योर करने के लिए शी आइडेंटिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। वो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो कि पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए ज़रूरी है वो आइडेंटिफाई करती है एंड डिवाइड्स द होल वर्क इनटू वेरियस टास्क ग्रुप्स लाइक मार्केटिंग कमिटी, डेकोरेशन कमिटी एंड रिसेप्शन कमिटी। तो फॉर एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं कि इन्होंने क्या करा है, इशिता ने 3 एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, मार्केटिंग, डेकोरेशन एंड रिसेप्शन। यानी कि जो पेंटिंग एग्जीबिशन होने वाली है इसकी मार्केटिंग कौन करेगा, पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए डेकोरेशन कौन करेगा एंड रिसेप्शन पे कौन बैठेगा पेंटिंग एग्जीबिशन के टाइम, उसके लिए उन्होंने ये 3 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की है। एंड ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया है जिसे कहा गया है मार्केटिंग कमेटी। एक मार्केटिंग के लिए, एक डेकोरेशन के लिए एंड एक रिसेप्शन के लिए कमिटीज़ यहाँ पर इशिता ने बना दी है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन एंड अमॉन्ग कमिटीज़। तो यहाँ पर क्या है, पेंटिंग एग्जीबिशन कराने के लिए कमिटीज़ में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। शी अपॉइंट्स अ सुपरवाइज़र ऑफ ईच ग्रुप। तो मार्केटिंग कमेटी के लिए, डेकोरेशन कमेटी के लिए एंड रिसेप्शन कमेटी, इन तीनों चीज़ों के लिए एक एक उन्होंने सुपरवाइज़र अपॉइंट कर दिया है। ईच मेंबर इन अ ग्रुप इज़ आस्क्ड टू रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स एंड ऑल सुपरवाइजर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क एज पर इशिताज़ ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, इशिता जो है वो बॉस है, उसके नीचे हर एक ग्रुप के सुपरवाइजर्स है। इशिता जो है वो बॉस है, उसके नीचे कौन है, हर एक ग्रुप के सुपरवाइजर्स है एंड उसके नीचे कौन है, एक ग्रुप के मेंबर्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप के मेंबर्स सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करेंगे। सुपरवाइजर्स किसको रिपोर्ट करेंगे, इशिता को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है इनकी जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है वो क्लियर हो रही है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे जो एग्जीबिशन इनको ऑर्गेनाइज करनी है, इसके लिए इशिता ने क्या किया है, सबसे पहले तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक्टिविटीज़ को, फिर उन्होंने सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ को क्या करा है, ग्रुप कर दिया है। मतलब कि मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो उन्होंने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की उसको क्या करा, ग्रुप कर दिया, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया। और उन्होंने क्या करा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी क्लियर होती है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि इन्हें पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, यहाँ पर पेंटिंग एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज हो रही है, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। और यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स भी बता दी है कि किस तरह से, मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स भी बता दी है कि किस तरह से ये पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जो वेरियस एक्टिविटीज़ होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको स्मॉल मैनेजेबल जॉब्स में डिवाइड करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप कौन सी हो गई, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में रखते हैं जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या होता है, हम ड्यूटीज़ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करते हैं, ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि किसको क्या काम करना है एंड अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हम ये काम करते हैं। और क्या होता है बाद में, फिर उनके बीच हम रिपोर्टिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ था, हमने बात की थी कि इशिता कौन है, बॉस है, उनके नीचे कौन है, सुपरवाइजर्स है, और उनके नीचे कौन है, ग्रुप मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर हमने ये बात की कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है, एंड ऑर्गेनाइजिंग की हमने प्रोसेस भी डिस्कस की, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की हमने यहाँ पर स्टेप्स भी डिस्कस की। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। इशिता का एग्जाम्पल पेंटिंग एग्जीबिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी थी। तो आइए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। As the head boy and head girl of Trakshay Public School, Deepak and Deepika has been given the responsibility of hosting Teachers Day program. हेड बॉय एंड हेड गर्ल होने के नाते इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इन्होंने क्या करना है, टीचर्स डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द प्रोग्राम इन अ सिस्टमैटिक वे, दीपक एंड दीपिका फर्स्ट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। तो ये स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले ये जो हेड बॉय एंड हेड गर्ल है, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई स्टूडेंट काउंसिल की। In the meeting, they decided about the content of the program after taking into consideration the different alternatives and choosing the best alternative among them. तो यहाँ पर इन्होंने मीटिंग में क्या किया, जो प्रोग्राम का कंटेंट है यानी प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया, और इन्होंने वेरियस अल्टरनेटिव्स को चूज़ किया। इन्होंने वेरियस अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया और उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो चूज़ किया कंटेंट बनाने के लिए। देन द वेरियस टास्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड आर आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड शेड्यूल मेड बाय देम। तो इन्होंने जो ये शेड्यूल बनाया था उस बेसिस पे इन्होंने जितनी भी वेरियस एक्टिविटीज़ थी जो कि प्रोग्राम में होने वाली है, जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ थी जो प्रोग्राम में होने वाली है, उनको सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया एंड डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। यानी कि जो इनका गोल था, इनका गोल क्या था, इन्होंने क्या करना था, टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करना था। तो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने फिर जो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की उसको सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को फिर इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया, ग्रुप बना लिया। आफ्टर दैट दे ग्रुप द सिमिलर एक्टिविटीज़ इनटू मेन ग्रुप्स, मतलब कि या तो स्किट ग्रुप होगा, ड्रामा ग्रुप, ठीक है, कॉयर ग्रुप होगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होगा, कंटेम्प्रेरी डांस। तो ऐसे अलग अलग इन्होंने ग्रुप्स बना लिए। Then each group was placed under the charge of a council member in accordance with his or her skills and competencies. फिर ये जो अलग अलग ग्रुप बनाए थे इसका एक इंचार्ज अपॉइंट किया जो कि काउंसिल मेंबर होगा, ठीक है। These council members were in turn informed that they have to take orders and will be accountable only to दीपक एंड दीपिका। तो ये इन लोग को क्या बोला गया, ये जो काउंसिल मेंबर्स को इंचार्ज बनाया गया था, इनको क्या बोला गया कि आप लोगों को ऑर्डर्स लेने हैं दीपक एंड दीपिका से, क्योंकि वो हेड बॉय एंड हेड गर्ल है, एंड फिर जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा उसके लिए अकाउंटेबल होंगे वो दीपक एंड दीपिका को। सो एज टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। तो एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की है कि इन्होंने क्या करा था, कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड करने के लिए इन्होंने क्या करा था कि अल्टरनेटिव्स चूज़ करे थे एंड बेस्ट अल्टरनेटिव इसमें से उन्होंने चूज़ किया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करा था, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले इन्होंने क्या करा, प्लानिंग कर ली कि किस तरह से कोई भी काम होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया प्लानिंग। और क्या हो गया दोस्तों, फिर जो वेरियस एक्टिविटीज़ थी टीचर्स डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो वेरियस एक्टिविटीज़ थी इन्होंने पहले तो आइडेंटिफाई की, फिर अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, स्किट ग्रुप, कॉयर ग्रुप, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, है ना, कंटेम्प्रेरी डांस। तो ऐसे ग्रुप्स बना दिए, यानी क्या कर दिया, अलग अलग, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, है ना। और फिर क्या किया, ड्यूटीज़ को असाइन किया, हर एक
हर एक काउंसिल के मेंबर को अपनी अपनी ड्यूटीज़ बता दी, इंचार्ज बना दिया, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी कि फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो गई हैं यहाँ पे। एंड फिर क्या करा यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी कि हर काउंसिल मेंबर को जो ऑर्डर्स लेने हैं वो दीपक एंड दीपिका से लेने हैं, एंड अकाउंटेबल भी वो दीपक एंड दीपिका को होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी एस्टैब्लिश हो गई। तो यहाँ पर प्लानिंग हो गई है सबसे पहले। फिर क्या करा इन्होंने, पूरे प्रोग्राम को क्या करा, ऑर्गेनाइज किया। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दो फंक्शन हैं जो यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। एंड सेकेंड थिंग क्या, एक्सप्लेन भी करना है इसको, तो आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिख दीजिएगा जो हमने डिस्कस की थी। फिर स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड अबाउट। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का हमें इम्पोर्टेंस भी बताना है। अभी हमने जो प्लानिंग की केस स्टडीज़ डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और मैंने इसके नोट्स में भी डिस्कस किया है कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो अब मैं बात करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। आई होप आपको पता है कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप कि आप इसे लिख सकेंगे अच्छे से, है ना। तो हम अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। सबसे पहली बात क्या होता है, बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन। क्यों इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ये जो अपना स्पेशलाइजेशन होता है उसमें बेनिफिट करता है। क्योंकि जो ड्यूटीज़ असाइन होती है एम्प्लॉयज़ को, दे आर अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अभी हमने ऊपर देखा ना, तो इसीलिए क्या होता है, वो उसमें उनको स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एंड क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट clearly defines the powers and responsibilities of the employees, so the working relationship are clear। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो होती है वो क्लियरली इस्टेब्लिश होती है, वर्किंग रिलेशंस सबको पता होते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजिंग का। सो आई होप आपको ये टीचर्स डे वाला एग्जाम्पल समझ आया हो। चलिए, तो अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो IT कंपनीज इन इंडिया ऐड 10 to 15% एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सब्सटेंशियली। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो IT कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ में 10 to 15% इंक्रीज़ करती है ना, हमेशा एडिशन करती रहती है। विच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या कर रही है, जब वो 10 to 15% एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में ऐड करती है, यानी कि वो क्या कर रही है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि उनकी कंपनी जो है वो ग्रो करे। तो विच इम्पोर्टेंस इज़ हाईलाइटेड हियर, इट इज़ एक्सपांशन एंड ग्रोथ। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं दोस्तों। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट ए, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस स्टडीज़ पे। सो गाइज़, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में भी। मैंने सैम्पल पेपर को भी रिसर्च करके देखा है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडरडॉट बिजनेस। थैंक यू।